आईआरएफसी की। और अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो 2021 में आईआरएफसी का आईपीओ आया था, करीब 25 रुपये में ये लिस्ट हुआ था। और 25 रुपये में लिस्ट होने के बाद इस आईपीओ ने ऐसा लोगों को करोड़ के हिसाब से जेपी सेट को खरीदना चाहते हैं दिवालिया प्रक्रिया से। अब ये मामले जो 2035 के बाद, यानी कि ये जो वर्डिंग है इसे आप समझना, 2035 के बाद कोयले की जो क्षमता बढ़ाने के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद स्विगी आया तो दो मार्केट के जो धुरंधर हैं, जोमैटो और स्विगी। स्थितियां बताऊं तो जोमैटो आज जिस रेट पर है, आईपीओ के बाद उछलने के बाद यही शेयर जो है 46 रुपये। एक विधि को मैं आपको समझना है, वो है कोयले से संबंधित। और अगर आप इस नीति को समझे कि कोयला कितनी वैल्यू जो भारत के अंदर बिजली उत्पादन में छू सकता है, अभी अपने हाई से करीब 50% शेयर टूट चुका है। और उसके बाद एक चार्टिस्ट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 100 रुपये तक भी जा सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आईआरएफसी की, क्योंकि एक चार्टिस्ट ने आईआरएफसी को कहा है कि भैया ये 100 के स्तर को भी छू सकता है। अभी अपने हाई से करीब 50% शेयर टूट चुका है। और उसके बाद एक चार्टिस्ट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 100 रुपये तक भी जा सकता है। उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे स्विगी ने क्या किया है। तीसरा बात करेंगे हम, क्या जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण से क्या जेपी पावर की भी रंगीनता नज़र आ रही है। क्या जेपी एसोसिएट के लिए एनसीएलटी की मंजूरी के लिए अडानी ग्रुप ने क्या चीज़ की है, उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। और एक विधि को मैं आपको समझना है, वो है कोयले से संबंधित। और अगर आप इस नीति को समझे कि कोयला कितनी वैल्यू जो भारत के अंदर बिजली उत्पादन में रखता है, यानी कि अगर 100% बिजली भारत के अंदर बन रही है तो उसके अंदर 75% उत्पादन कोयले से होता है। यानी कि कोयले की डिमांड जो है अभी तक बरकरार है और कब तक के ये बरकरार रहने की उम्मीद है, इससे आपको ना बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोयले पे वर्क कर रही हैं, कोयले की खदानों पे वर्क कर रही हैं। थर्मल पावर, ये भी कोयले से संबंधित वर्क है। गैसीकरण, ये भी कोयले से संबंधित वर्क है। तो कोयले की वैल्यू पहले हमें जाननी पड़ेगी। तो आज उन सारी विधियों को आज हम समझ कर चलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं सर, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं आपको कि मैं आपको बहुत अपनी तारीफ कर रहा हूं या कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो देखें। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि अगर आपको वैल्यू किसी भी चीज़ की समझ में आ गई, अगर आपको बाजार की रणनीति समझ में आ गई, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका इफेक्ट न्यूज़ का किस तरीके से आगे हो सकता है, या किसी की भी आपको पिक्चर समझ में आ गई, यकीनन टिकने वाले काम हम कर रहे हैं। और यकीनन अगर आप मेरी वीडियो को शिद्दत से देखें, समझें, परखें, तो यकीनन किसी से कुछ चीज़ पूछने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम बार बार अपडेट हो रहे हैं, चाहे वो छोटे शेयर हों, बाज़ार की रणनीतियाँ हों, या वो कोई ऐसे शेयर हों जो अच्छे हैं पर वो गिर रहे हैं। जैसे भी हाल ही में मैंने आपके लिए इरडा पे एनालाइज की थी। देखो सर, अगर मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अगर आप शेयरों के अंदर गिरावट से किसी भी कंपनी की वजूदों को भूल गए कि वो क्या वर्क कर रही है, किस लिए वर्क कर रही है, क्या जो उसके उद्देश्य हैं, आज के हैं, कल के हैं, परसों के हैं, सालों के हैं, जब तक कि ये रणनीति अगर आप भूल गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये रणनीति याद है तो गिरावट में आप खुद को उस विधि से समझ आ सकते हो कि जिस भी कंपनी के अंदर आपके दाव हैं उसमें तो समय देना पड़ेगा। यकीनन अगर आप स्थितियां बताऊं तो जोमैटो आज जिस रेट पर है, आईपीओ के बाद उछलने के बाद यही शेयर जो है 46 रुपये में भी आया था। और 46 रुपये के जब इसने करीब के लो लगाए थे तो तब भी बहुत ऐसी नेगेटिव न्यूज़ थी, इतना टूट गया, उतना टूट गया। तो आज वो कहाँ है?
बस यही चीज़ आपको समझनी है। इसी तरीके से एक शेयर है ओला, वहाँ पर भी बहुत लोगों को चीज़ें बेकार दिख रही है, कुछ है भैया वो बेकार तो सबको दिख रही है, पर उसके बावजूद भी ओला अपनी बैटरी के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी सर्विस के लिए वर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक कि कुछ निगेटिव है ना, तो कुछ लोगों को नेगेटिव दिख रहा है, और जब वही नेगेटिव चीज़ कुछ दिनों बाद, सालों बाद, महीनों बाद, दिनों बाद अच्छी हो जाएगी, तो वो फिर इस नेगेटिव को भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब निगेटिव में आप अच्छाई को भूल जाते हैं और अच्छाई में आप निगेटिव को भूल जाते हैं, तो दोनों चीज़ों को आपको समय समय पर याद रखना पड़ेगा। तो विधियों को जिस दिन आप समझ गए, तो आज एक व्यक्ति ने पूछा सर वोडाफोन आइडिया के अंदर अब क्या करें। भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर कई चरणों में काम होगा। तो न्यूज कल की आप वोडाफोन आइडिया की वीडियो देख लें, आज की तेज़ी या कल की गिरावट में नहीं खोना है आपको, चीज़ों को आपको समझना है। इसलिए मेरा कोई भी विधि खरीदवाने बिकवाने की नहीं है, समझाने की है, उद्देश्यों की है। उस चीज़ को आज आप समझ कर चलें। स्विगी ने 10,000 करोड़ रुपए जो उसके शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी QIP के माध्यम से, उसके लिए मंजूरी मिल गई है और करीब करीब 390 रुपये 51 पैसे में स्विगी का QIP आने वाला है। देखो स्विगी से पहले आपको जोमाटो फूड डिलीवरी में बहुत बेहतरीन स्थितियों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद स्विगी आया तो दो मार्केट के जो धुरंधर हैं जोमाटो और स्विगी, जो किराना फूड डिलीवरिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन जो फूड आपके घर में आता है, राशन की चीज़ें आती हैं, तो वो जोमाटो और स्विगी दोनों उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी की स्थितियों के साथ और भी कई कंपनियां हैं जो इस तरीके का वर्क करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और आगे भी आएंगी। तो यानी कि ये जो काम है कस्टमरों को खींचने का है, प्रतिस्पर्धा का है, तो इसमें कभी भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पर ये जो बिजनेस है ये आगे आगे और फैलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पुराने टाइम पर जो गृहिणी है वो अभी भी खुद ही जो मसाले होते हैं उसे कूटते हैं, अपने घर का खाना पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे जैसे 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 अलग अलग कल्चर चलता जा रहा है, अलग अलग मॉडर्न ज़माना होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन करो जी, हर चीज़ ऑनलाइन करो। देखा ना आजकल कोई घर पे अपने, पहले तो घर में खुद ही सब कुछ सफाई सफाई का होती थी, आजकल तो बाहर से बुलाते हैं काम करने के लिए। तो ये जो चीज़ है फूड डिलीवरी वाला, ये एक आसान तरीका है अब की जनरेशन और आगे की जनरेशन के लिए। तो यानी कि ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। तो इसी को देखते हुए स्विगी जो है बड़े कदमों के साथ 10,000 करोड़ रुपए जुटा रहा है, और वो सारा का सारा जो भी स्थितियाँ हैं अपने को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो एक कदम 10,000 करोड़ रुपए QIP का आ गया है, जो 390 रुपये 51 पैसे का इसका QIP के माध्यम से चीज़ें होंगी। तो ये भी समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे कोयले की, और कोयले से आप सिर्फ कोयले की स्थितियाँ मत समझना, इससे आपको पावर की स्थितियाँ भी समझनी है। कोयले पर जो पावर जनरेट होती है, बनती है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक आधी कंपनी नहीं काम कर रही है। JP पावर, रतन पावर, अडानी पावर, टाटा पावर, और देश की सबसे बड़ी जो कोयले की बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी जो कोयले से बिजली बनाती है वो NTPC। इस तरीके से और भी कंपनी है जो कोयले से, थर्मल पावर से बिजली बनाती है। तो कोयले के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है, और ये अधिकारियों की तरफ से एक न्यूज़ है जहां पर 2035 का खाका तैयार हो चुका है। और एक बड़े अधिकारी ने ये कहा है कि 2035 के बाद, यानी कि ये जो वर्डिंग है इसे आप समझना, 2035 के बाद कोयले की जो क्षमता बढ़ाने का अभी तक तत्काल में कोई भी विचार नहीं है। यानी कि आज जो इस साल हमने कोयले की क्षमता बढ़ाने का प्रण ले लिया वो 2035 का लिया है। यानी कि 35 तक तो कोयले की जो क्षमता है वर्तमान से बढ़ेगी। तो यानी कि कोयले पे सुनहरे अवसर दिख रहे हैं। वर्तमान में हमारी कोयले की जो क्षमता है जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं या बिजली के ऊपर कोयले के वर्क करते हैं, वो करीब करीब 210 गीगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा, देश के अंदर इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो वर्तमान में हमारी 210 है, इसमें 46 की बढ़ोतरी करने का जो प्रण इस साल लिया है वो 2035 का है, जो करीब करीब 307 गीगावाट का होता है।
यानी कि थोड़ा सा हल्के में समझो कि जो वर्तमान में कोयले से जो बिजली बनती है वो 210 गीगावाट की है। इसको 2035 तक कितना करना है, 307 गीगावाट तक करना है। तो यानी कि 307 जो गीगावाट हम 2035 तक करेंगे, उसके बाद जो भी क्षमता हम बढ़ाएंगे उसके लिए कोई खाका तैयार नहीं करा है। तो यानी कि हमारा जो अभी तक का फाइनल बिजली से उत्पादन, जो कोयले से उत्पादन होगा बिजली के लिए, वो 307 गीगावाट का 2035, यानी कि 10 साल अभी कोयला इधर से उधर हिलने वाला नहीं है, परंतु ये और आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि हमारे लक्ष्य 2030 के अगर नवकरणीय ऊर्जा में देखें तो 2 गुना है फिलहाल, यानी कि 250 अगर गीगावाट हमारी क्षमता है तो 500 गीगावाट करने की है। अब कोयले के ऊपर भी आ गए, तो ये एक बहुत छुपी हुई न्यूज़ है। इसको माइंडेड लोग समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पावर की तरफ एक नज़र रख रही है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं उस पर भी आपका ध्यान देना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं कि कोई कहता है कि रेपो रेट कम हो गया, या फिर इंटरेस्ट जो है आरबीआई कम करेगा बढ़ाएगा, या डोनाल्ड ट्रम्प अपने टैरिफ के शुल्क बढ़ाएंगे घटाएंगे, या देश के अंदर आयात बढ़ेगा या निर्यात घटेगा, या निर्यात बढ़ेगा आयात घटेगा, या इस पर शुल्क लगेगा, या कोई बैड न्यूज़ आ गई। तो भैया ये जो सारी न्यूज़ होती है ना, ये इफेक्ट इंट्राडे में डालती हैं। तो इसमें उलझने से अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ भी चीज़ आरबीआई की तरफ से आएगी निगेटिव होगी तो निगेटिव असर डाल देगी, पॉजिटिव पे। तो ये इंट्राडे के फायदे हैं इससे, जो समझे अगर कोई, तो वो अपने कमा सकता है पैसे इससे। फिर अगर आप सोचें कि मैंने तो गेल 10 साल के लिए लिया है, या 5 साल के लिया है, 3 साल के लिया है, और उससे कुछ रेट के ऊपर, यानी इंटरेस्ट रेट किसी चीज़ का कम हुआ, आरबीआई ने किया, उससे अगर गेल गिर गया या बाजार गिर गया, तो वो उस पर हमें क्यों उलझना है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये टैरिफ बढ़ाए, क्या हुआ, जब तक कि वो न्यूज़ चलती रही वो चीज़ें होती गई। अब किसी को याद नहीं होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं, पर आगे भी वो न्यूज़ आएगी, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प उस जो एक्स्ट्रा चीज़ की है उसे भी कम कर सकते हैं, या जो लगा उसे भी कम कर सकते हैं। तो यानी कि वो भी न्यूज़ है, पर वो अब पॉजिटिव वाली न्यूज़ आएगी, क्योंकि देश अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है। तो भूलना नहीं है किसी को, पर इफेक्ट जो है 1-2 दिन के होते हैं, चाहे वो रिजल्ट के हो, चाहे बैड न्यूज़ के हो, चाहे गुड न्यूज़ के हो। उसके बाद क्या कहानी है, क्या हम 1-2 दिन के लिए आएंगे यहाँ पर, उसे आपको समझना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जेपीयू सेट के लिए। तो जेपीयू सेट के लिए सबसे बड़ी बोली दाता कौन थे, वो थे वेदांता, 17,000 करोड़ रुपए की, शुरू से समझना। और उसके बाद, उससे पहले आपको अडानी ग्रुप देखने को मिले थे, पर अडानी ग्रुप की जो भी बोलियां थी वो कम थी, तो यानी कि अडानी ग्रुप पीछे हो गए थे। पर लेनदारों ने 18 नवंबर को कुछ चीज़ें की, यानी कि वोटिंग के द्वारा कुछ चीज़ें की, जिसमें लेनदारों ने एक प्रण लिया कि भैया हमें तो कुछ पैसा जल्दी चाहिए, क्योंकि वेदांता कुछ दिनों बाद दे रहा है, और अदानी जी आधा पहले दे रहे हैं, उसके बाद 1-2 साल के अंदर निपटारा कर देंगे। तो लेनदारों को लगा भैया इतने दूर क्यों उलझना, जल्दी में ही अडानी जी के ऊपर कुछ चीज़ें कर दें। तो कम से कम लेनदारों के 93% का झुकाव जो है पक्ष में, जो है पक्ष में 93% वोटिंग जो है अडानी के पक्ष में हुई। यानी कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जेपी सेठ को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो समाधान योजना अडानी ग्रुप के साथ होगी, तो उसके पक्ष में लेनदार हैं जिनको जेपी सेठ से पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अडानी की तरफ जा रही है ये जेपी सेठ। अब इसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस चीज़ को आप समझना। अब अडानी ग्रुप ने भी अपनी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है, न्यूज़ निकल करके आ रही है, जेपी सेठ के लिए एनसीएलटी की मंजूरी के लिए अडानी ग्रुप ने करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए की योजना पेश की है, कि वो 15,000 करोड़ के हिसाब से जेपी सेठ को खरीदना चाहते हैं दिवालिया प्रक्रिया से। अब ये मामले जो हैं एनसीएलटी इलाहाबाद में पहुंच गए हैं, और उसके ऊपर न्यायाधिकरण जो है, जो भी न्यायाधीश है, इसके ऊपर सब चीज़ों के साथ इसकी वैल्यू जांचेगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो करीब करीब जनवरी 2026 में इसके ऊपर एक कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो यानी कि ये जनवरी तक मामला जेपी सेठ का उछल गया है, यानी कि वहाँ तक चला गया है अभी ये। तो अभी जनवरी तो नहीं, दिसंबर चल रहा है। तो यानी कि जेपी पावर अब इससे फोकस में रहने वाला है। क्यों रहने वाला है,
क्योंकि अगर हम न्यूज़ के अंदर ही देखें, ये आप समझ गए कि भैया वहाँ पर ये दे रखा है 15,000 करोड़ रुपए का, ये न्यूज़ में आज आपको एक क्लियर चीज़ देखने को मिली है। इससे ये एहसास हो रहा है इस न्यूज़ को देखकर कि जेपी एसोसिएट के जो भी हिस्सेदारी जेपी पावर में 24% है, वो भी अब अडानी ग्रुप के पास आ जाएगी अगर ये चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके जो बिजनेस हैं, जैसे नोएडा में कुछ भूमि का, एकड़ का भूमि का मिलना, ये भी उनके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा अडानी, अगर ये होता है। दूसरा, रियल एस्टेट की जो भी चीज़ें हैं वो भी अडानी जी में जुड़ जाएगी। तीसरा कौन सा कारोबार है? सीमेंट का कारोबार है, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी वर्डिंग है कि जेपी सेट की जो 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है, तो उसका भी ये अडानी ग्रुप में जुड़ जाएगा। तीसरा, जो होटल इनके दिल्ली, आगरा, मंसूरी में है, वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? 24% की जो हिस्सेदारी अगर अडानी ग्रुप में जुड़ती है तो सीधे सीधे जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप जेपी सेट के थ्रू 24% की हिस्सेदारी के मालिक बन सकते हैं। तो ये अब इफेक्ट वाली न्यूज़ आ गई है, मैं आपको बता दूं। पर इस पे जो सुनवाई होगी अब जनवरी 2026 को होने वाली है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कहानी हो जाती है कि बाद में अडानी ग्रुप क्या कर दे क्या ना कर दे, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं कि किसी का डिफेंड करना, फिर हम उसको कैसे समझ लें बाद में वो क्या जाए। तो दोनों तरफ से आपको तैयार होकर चलना पड़ेगा। फिर भी ये न्यूज़ जो कह रही है कि जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप की वजह से कुछ चीज़ों के अंदर आज आपको तेजी देखने को मिली है। अच्छा, अब हम बात करेंगे IRFC की। और अगर हम IRFC की बात करें तो 2021 में IRFC का IPO आया था, करीब 25 रुपये में ये लिस्ट हुआ था। और 25 रुपये में लिस्ट होने के बाद इस IPO ने ऐसा लोगों को रुलाया कि ये शेयर काफ़ी नीचे आपको 20-25 की रेंज में देखने को मिला। फिर उसके बाद इसके अंदर ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिली तो शेयर ने 2024 में 229 रुपये के हाई लगा दिए थे। एक शेयर जो 22, 23, 21 रुपये में घूम रहा था, वो शेयर आपको 2024 में 229 रुपये में देखने को मिला। तो यहाँ से आप चीज़ देखिए कि शेयर बाज़ार के अंदर ताकत बहुत है नीचे जाने की शेयर को और ऊपर जाने की, और उस चीज़ के अंदर आपको अपना प्रॉफिट कमाने की। तो वहाँ आपको चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, आज हमने IRFC को क्यों लिया? क्योंकि एक बड़े विश्लेषक हैं, कोई चार्टिस्ट हैं, वो चार्ट को देखकर बता देते हैं सब चीज़ें। तो उन्होंने एक चीज़ बताई है। उन्होंने ये कहा है कि मार्च में इसी साल IRFC का जो शेयर है 108 रुपये के करीब भी आया था, और उसके बाद निचला स्तर दिखाने के बाद ये शेयर उड़ान भरता हुआ आपको देखने को मिला। अब उनको ये महसूस हो रहा है चार्ट को देखकर कि ये शेयर जो है 100 रुपये के स्तर तक भी आ सकता है। जो आज शेयर 113 रुपये, 14 रुपये करीब चल रहा है, वो शेयर 100 रुपये तक भी आ सकता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, 100 रुपये तक भी आ सकता है। क्यों? एक चीज़ वो थोड़ा सा और बताऊँ, 229 रुपये का इसका हाई था, उससे अब कंपनी का जो शेयर है 50% नीचे है, और उसके बावजूद ये चार्टिस्ट की ये चीज़ें आई हैं। अब एक मेरी बात सुनो, जो शेयर को हमने और आपने या किसी ने भी 229 से 114 देख लिया, तो क्या वो 14 रुपये का और कम नीचे नहीं देख सकता? जो शेयर 229 से 114 आ गया है, तो जब ये कह रहे हैं कि 100 रुपये तक भी जा सकता है, तो यानी कि उतार चढ़ाव तो बाजार में चलती ही हैं, तो इसमें कोई विशेष बात क्या है? फिर भी उन्होंने 109 रुपये के इसके स्टॉप लॉस दिए हैं, ये भी आप समझ कर चलना, और कहा है कि भैया 110 से नीचे जाए तो अपना स्टॉप लॉस की स्थितियाँ बता दी हैं। तो साफ साफ ये कहने का मतलब है कि उन्होंने कम से कम 10-12 रुपये के हेर फेर बताए हैं कि ये 100 रुपये तक भी जा सकता है। और मेरे हिसाब से कोई वैसी न्यूज़ नहीं है जिससे हमें टेंशन लेनी पड़ जाए, क्योंकि हमने इसके हाई 229 भी देख लिए हैं। तो अगर ये अपने हाई से 50% नीचे है, तो थोड़ा अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो वो सोचा भाई 100 भी देख लेंगे। पर फिर भी ये न्यूज़ आई है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इन स्थितियों को मुझे आपको बताना था। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो IRFC भारत के अंदर जिस तरीके का ये लोन देती है, अपनी रेलवे को लोन देती है, और निरंतर रेलवे को लोन देने के लिए तैयार रहती है कंपनी, उसके लिए वर्क करती है कंपनी। तो खासकर जिस तरीके से भारत के अंदर रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटलकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, तो उससे देखने को आपको मिलता है कि रेलवे में अच्छा खासा वर्क हो रहा है। और ये जो कंपनी है अपना जो लोन रेलवे की परियोजना के लिए देती है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी
काम के हिसाब से रेलवे से जुड़ी हुई है और रेलवे का नेटवर्क आपको पता है कितना बड़ा है। एकमात्र ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जो रेलवे को लोन देती है और उस हिसाब से ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से लोन देने के हिसाब से इस तरीके की नंबर 1 पर कंपनी बनी पड़ी है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। बस एक ही निगेटिव न्यूज़ है, ये इस तरह 100 के छू सकता है, ये भी आप समझकर चलें। वैसे अगर हम स्थितियों को देखें तो अपने पोर्टफोलियो को हम 100 क्या कई चीज़ों के साथ गिरते हुए देख रहे हैं। देखो, अगर हम अपना अच्छे शेयरों को भी अपना आंकलन करें तो हमारे शेयर तो गिरे हुए ही हैं, पर अगर हम आज और कल की नीतियों के हिसाब से बाजार के अंदर लग गए, चिपक गए, तो फिर क्या होगा? हम अपने पोर्टफोलियो को उजाड़ते रहेंगे, कोई भी दूर तक की चीज़ें हमारे साथ नहीं जा सकती। तो ये भी आपको समझना है। अच्छा, कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें, कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 1,48,469 करोड़ का। 114 रुपये कंपनी का इस टाइम शेयर चल रहा है। अगर साल भर का देखें तो 167 रुपये तक शेयर गया था। 108 रुपये कंपनी का लो है, वो मैंने आपको बता दिया था। कंपनी डिविडेंड भी देती है। और कंपनी की स्थिति अगर हम देखें तो सितंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को कम किया है, साल दर साल हो या क्वार्टर दर क्वार्टर हो, 6,372 करोड़ की है। और कंपनी का एक चीज़ बहुत लाभदायक है जो है इसका एक्सपेंस। बहुत सी कंपनियों का एक्सपेंस जो होता है टेंशन वाला होता है, लेकिन IRFC का जो एक्सपेंस है केवल 49 करोड़ का होता है। यानी जितना भी कंपनी वर्क कर रही है वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितनी वो कर रही है, मतलब 1,770 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें, कंपनी का रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है जो 43,125 करोड़ का है। उधार कंपनी में बहुत ज़्यादा है जो 4,07,616 करोड़ का है। और ऐसी NBFC कंपनियों में भैया उधार बना रहता है, ये आप समझ कर चलना, कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी क्योंकि कंपनी बाजार से पैसा उठाकर फिर रेलवे में लगाती है, फिर वहाँ से जो भी उसकी रिकवरी वो होती है, तो उधार कंपनी लगा ही रहता है। एक और चीज़ देखने वाली है, अगर हम मार्च 2016 से मार्च 2023 की चीज़ें देखें, ये चीज़ समझने वाली है। तो उस दौरान कंपनी ने कोई भी अपनी काम की वजह से कोई भी पैसा नहीं लगाया था, सारा माइनस में चल रहा है। यानी कि कोई भी अपना काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा नहीं लगाया था अपने काम के द्वारा। और दूसरा, मार्च 2016 से मार्च 2023 तक कंपनी कंटिन्यू बाजारों से पैसा उठा रही थी, तो कंपनी उधार भी लेती जा रही थी। लेकिन चमत्कारी वाली चीज़ मार्च 2024 में हमें देखने को मिली, जहां पर कंपनी ने अब अपना पैसा जो है अपने काम पर लगाना शुरू कर दिया। जहां मार्च 2024 में कंपनी ने 7,914 करोड़ अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगाए और मार्च 2025 में करीब 8,230 करोड़ रुपए लगाए। और इसी को देखते हुए अगर हम स्थितियों को समझें तो कंपनी ने मार्च 2024 में करीब 8,046 करोड़ रुपए तक का अपना उधार भी कम किया है। और इसी तरीके से 2,572 करोड़ रुपए भी कंपनी ने मार्च 2025 में उधार कम किया है। तो ये भी आपको समझना चाहिए था। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो सरकार है जो 86.36% है। FIs कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो 0.97% है। और DIs अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे हैं जो 1.48% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 11% की है। तो भैया ये वो सारी स्थितियाँ थी जहाँ पर हमने IRFC की स्थिति को समझा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छे शेयरों की नीतियाँ आपको समझ में आनी चाहिए और ख़राब शेयरों की नीतियाँ, देखो सर, दोनों चीज़ों में गिरावट होती है, चाहे वो अच्छा शेयर हो चाहे वो बेकार शेयर हो। और दोनों ही कंपनियों, मतलब दोनों ही पैनी या अच्छे शेयर भागते भी हैं, गिरते भी हैं, पर दोनों ही डिफरेंस होता है। एक शेयर तो पूरा बर्बाद ही कर देगा आपको, पैनी वाला, पर कुछ जो अच्छे शेयर होते हैं वो गिरते तो हैं पर वो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो आपको मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी सिर्फ भागती जाए तो फिर वो बहुत ऊपर तक भाग जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता बाजार के अंदर। ये चार्ट तभी बनते हैं डाउन अप, ये चार्ट तभी बनते हैं जब कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो उन स्थिति को आपको समझिए। किसी की भी चक्करों में कोई भी शेयर के अंदर आपको नहीं आना है। कोई आपको टारगेट बता के बिकवा दे या खरीदवा के करवा दे, ये ऐसा बिल्कुल भी। सिचुएशंस मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, इसका आपको आंकलन खुद ब खुद करना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।